अच्छा जी बच्चों जी, एक डिस्कशन आपकी होगी, क्या नाम था, GRV के ऊपर। GRV के अंदर छोटे छोटे से मसले जो स्टूडेंट्स को पेश आते हैं वो आता है कि GRV लेसी में कौन सी लेनी है और लेसर में कौन सी लेनी है, ये प्रॉब्लम आती है। तो दो हिस्से हैं बेटा, बड़ी आसान सी बात है। जो रेजिडुअल वैल्यू है उसके दो हिस्से हैं, एक है GRV बाय लेसी और सम अदर पर्सन अदर देन लेसर्स नियर पर्सन। लेसर को गारंटी हुई हो किसी भी थर्ड पार्टी से, चाहे वो लेसी हो चाहे वो कोई और हो, और थर्ड पार्टी। और एक है ना हुई हो, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, जिसकी गारंटी नहीं हुई। अब लेसी ने देखना है, लेसी ने गारंटी, लेसी ने जो GRV लेनी है ना, लेसी GRV जो लेगा अपने फार्मूला में, वो लेगा जो उसने पे करनी है। वो GRV लेगा, क्योंकि उसका फार्मूला क्या होता है, लेसी का डाउन पेमेंट होती है प्लस रेंटल होती है प्लस GRV होता है, जो उसने लीज पेमेंट्स करनी होती है, ठीक। और जो लेसर का फार्मूला होता है वो होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का लीज पेमेंट प्लस UGRV। और लीज पेमेंट में वो यही वाला फार्मूला, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस GRV बाय लेसी और थर्ड पार्टी प्लस UGRV। लेसी ने क्या देखना है, जो उसने पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट लेनी है, ठीक है। इसको देखते हैं एग्जाम्पल्स की सूरत में, 4-5-6 सिनेरियो इकट्ठे करेंगे, सारी की सारी बातें इंशाल्लाह क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अदील लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम काशिफ लिमिटेड। अदील लिमिटेड कौन है, लेसी, और काशिफ लिमिटेड कौन है, लेसर। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, डाउन पेमेंट कितनी, 5 मिलियन, एनुअल पेमेंट इन एरियर कितनी, 8 मिलियन, लीज टर्म कितनी, 5 साल। इन एडिशन टू द अबव इंफॉर्मेशन कंसिडर द फॉलोइंग 3 इंडिपेंडेंट सिनेरियो। पहला सिनेरियो क्या है, पहला सिनेरियो है AL कौन है जी, लेसी। लेसी हैज गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 10 मिलियन, 10 मिलियन की उसने क्या की है, गारंटी दी है। Although it expects to pay nil rupees as the expected residual value क्या है, 15 मिलियन है। अब 15 मिलियन उसकी टोटल क्या है, 15 मिलियन रेजिडुअल वैल्यू है। लेसी ने गारंटी की है 10 की, इसका मतलब है उसको पे करने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर से उसको टोटल मिल ही जाना है लेसर को 15 मिलियन, ठीक। लेसर को टोटल मिल जाना 15 मिलियन, कुछ गारंटेड है कुछ अनगारंटेड है, दो हिस्से हैं, गारंटेड और बाकी क्या है, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 5। लेसर को 15 मिलना है, दोनों हिस्से मिला के। लेसी को पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, लेसी ने सिर्फ ये देखना है उसे पे क्या करना पड़ेगा। आप सिर्फ ये दिमाग में रख लेना, पे क्या करना पड़ेगा लेसी को, बस वो आपकी GRV है लेसी के लिए। और लेसर ने इन टोटलिटी लेनी है रेजिडुअल वैल्यू, GRV प्लस UGRV मिला के, या फिर इन टोटल रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है जी। अगर अलहदा से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है GRV और UGRV की, तो दोनों को इकट्ठा करके ले लेना है, टोटल ले लेना है अपने फार्मूले में, क्योंकि फार्मूले में दोनों चीजें आ रही हैं। लेसर के फार्मूले में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में GRV भी आ रहा है, UGRV भी आ रहा है, मीन्स
टोटल रेजिडुअल वैल्यू आ रहा है। तो इसने तो टोटल ले लेना है और लेसी ने वो लेना है जो उसने पे करना है। डन। अच्छा जी, अब इस फार्मूले के ऊपर चलें। आपका डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी। लेसी ने जीआरवी कौन सी लेनी है? जो उसने पे करनी है, उससे पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो वो क्या ले लेगा? नील ले लेगा लेसी के लिए। और लेसर डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी 10 मिलियन जो से गारंटी हुई है, जो से गारंटी हुई है। और अगर उसने पूरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो 5 मिलियन प्लस 8 × 5 प्लस 10, ये उसका लीज पेमेंट वाला हिस्सा हो गया, प्लस 5 यूजीआरवी होगी। बात समझ लग गई है बच्चों? जो कहानी, अब 10 की कहानी डिफरेंट है, 10 की कहानी डिफरेंट है। लेसी ने वो लेना है जो उसने पे करना है, लेसर ने वो लेना है जो उसको गारंटी हो गया हुआ है। क्या हो गया? गारंटी हो गया हुआ है, उसे वो लेना है, बाकी का बाहर की दुनिया से हासिल हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो है एल हैज गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 10 मिलियन, 10 मिलियन ही किया है। ऑल्दो इट एक्सपेक्ट टू पे, ये हम नहीं बताते, मार्केट वैल्यू में से कितना हासिल होना है? 7 मिलियन हासिल होना है। मार्केट वैल्यू से कितना हासिल होना है? 7 मिलियन। लेसन ने गारंटी कितनी की है? लेसी ने कितनी गारंटी की है? लेसी ने 10 मिलियन की है। तो अगर इसकी सिचुएशन बनाकर देखी जाए कि रेजिडुअल वैल्यू है 7, गारंटी हो चुकी हुई है कितनी? 10, तो 10 तो पूरी करनी है। बाहर की दुनिया से अब कुछ नहीं हासिल होना, अनगारंटेड कुछ भी ना हुआ, अनगारंटेड कुछ भी ना हुआ, सारा कुछ क्या है? गारंटेड है, बल्कि गारंटी ज्यादा की दी हुई है हमने। अब इस गारंटी ज्यादा देने की वजह से क्या होगा? 7 मिलियन बाहर की दुनिया से हासिल हो जाएगा उसको, और 3 मुझे देना पड़ेगा एज अ लेसी, ताकि उसको 10 पूरे हो जाए, ताकि उसको क्या हो जाए? 10 पूरे हो जाए। अब इस केस के अंदर यहां पर 3 मिलियन आ जाएगा, जो कि है टोटल 10 जो हमने गारंटी किया हुआ है, माइनस जो एक्चुअल में रेजिडुअल वैल्यू बाहर से मिल रही है। तो 3 मिलियन पे करना पड़ेगा, तो लेसी ने ये लेना है, और लेसर ने अपने फार्मूले में क्या करना है? 10 का 10 लेना है। और बाहर की दुनिया से उसे कुछ भी नहीं हासिल होना है एक हिसाब से। यूजीआरवी कुछ भी ना हुआ, अनगारंटेड तो कुछ ना रहा, सारे का सारा जब मिल जाना है तो अनगारंटेड तो कुछ ना रहा। ठीक है जी। तो अगर पूरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी लेंगे तो यही आ जाएगी, 5 मिलियन प्लस 8 मिलियन × 5 प्लस 10 प्लस यूजीआरवी 0। तीसरा सिनेरियो कहता है एल हैज नॉट गारंटेड बाय रेजिडुअल वैल्यू, एल ने गारंटी नहीं की है। हाउएवर एम लिमिटेड, बाहर की दुनिया, मैन्युफैक्चरर ऑफ द मशीन, बाहर की दुनिया का बंदा आ गया। मैन्युफैक्चरर कहता है जनाब मैंने इतनी अच्छी बनाई हुई है चीज कि मसला ही कोई नहीं है, लेसर मियां खुल के खेलो, बाहर नहीं भी बिकेगी ना तो मैं गारंटी करता हूं तुम्हें, इतनी क्वालिटी की चीज है। Granted KL to purchase the machine at the end of lease term at 13 million if KL do desire, मैं 13 मिलियन की क्या कर लूंगा? खरीद लूंगा। अब ये गारंटी की हुई है, किसको? लेसर को गारंटी हुई है। लेसी ने कुछ नहीं कहा, तो लेसी को तो नहीं पेमेंट करनी पड़नी ना। तो लेसी ने देखना ये है कि उसको पेमेंट क्या करनी पड़ी, लेसी को कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ी। लिहाजा नील, दैट्स व्हाई इट इज अ नील वैल्यू।
कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ी। और बाहर की दुनिया में लैसी को डाउन पेमेंट प्लस 8 मिलियन प्लस 5 प्लस जो GRV गारंटी हुई है वो कितनी है, लैसर को 13 मिलियन की गारंटी हुई है। और बाहर से कुछ भी नहीं हासिल होना तो UGRV नीली चली जाएगी, सारी की सारी क्या होगी, गारंटी हो गई। बाहर की दुनिया को बताया नहीं है टोटल रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा उसकी टेंशन फिलहाल नहीं है। अब ये बाहर की दुनिया की कहानी कहाँ पे लिखी हुई है, स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं पे तो लिखी होगी ना। पढ़ क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। लेट्स चेक इट आउट व्हाट स्टैंडर्ड स्टेट्स अस। एक है अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन क्या है जी, इसी के अंदर सारा कुछ शामिल है। द पोर्शन ऑफ द रेजिडुअल वैल्यू, द पोर्शन ऑफ द रेजिडुअल वैल्यू, वो वाला हिस्सा रेजिडुअल वैल्यू का ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, द रियलाइजेशन विच बाय अ लेसर इज नॉट एश्योर्ड, जिसकी गारंटी नहीं है, और द गारंटी सोली बाय अ पार्टी रिलेटेड टू दी लेसर। रिलेटेड विद अ पर्सन ने अगर कोई गारंटी की है वो नहीं लेनी, वन गारंटेड ही कंसिडर होगी। ठीक, यह है अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। और यहां पर आ जाएं कहीं पे, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू भी शायद कहीं पे लिखी हो, जी के अंदर आनी चाहिए, ABCDEFG, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज, इन्वेस्टमेंट डेट, इफेक्टिव डेट, फाइनेंस डेज, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज, IDC, impress is lease payment, ये देखें जी, लीज पेमेंट की डेफिनेशन में GRV आता ना, कहां पे आता है जी, लीज पेमेंट की डेफिनेशन में GRV आता है, तो उसके अंदर कहानी आ रही है लीज पेमेंट में कि फिक्स पेमेंट होगी, वेरिएबल लीज पेमेंट होगी। वेरिएबल लीज पेमेंट आपकी काइबोर की वजह से भी इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, इंटरेस्ट इंक्रीज डिक्रीज हो जाए। आगे पेमेंट ऑन टर्मिनेशन ऑफ लीज, आगे कहता है फॉर द लेसी लीज पेमेंट आल्सो इंक्लूड, लीज पेमेंट में शामिल होगा अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, जो लेसी को देने पड़ेंगे, यही किए थे ना मैंने अल्फाज इस्तेमाल, टू बी पेएबल बाय द लेसी अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। ये किसके लिए इस्तेमाल होना है, फॉर लेसी। डेफिनेशन में, लीज पेमेंट की डेफिनेशन में, लीज पेमेंट डज नॉट इंक्लूड पेमेंट एलोकेटेड टू नॉन लीज कंपोनेंट ऑफ, ये मारो गोली, फॉर लेसर। अभी इस वक्त टाइम नहीं है ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने का। फॉर लेसर द लीज पेमेंट आल्सो इंक्लूड एनी रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड प्रोवाइडेड टू दी लेसर बाय द लेसी। नंबर 1 बाय द लेसी, नंबर 2 पार्टी रिलेटेड टू दी लेसी, और अ थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू दी लेसर। लेसर के लिए क्या क्या कुछ है, लेसी के लिए वो है जो उसने पे करना है, सीधा सीधा सा फार्मूला यहां पे लिखा हुआ है, GRV का सीधा सीधा सा फार्मूला यहां पे लिखा हुआ है। लेसी के लिए कौन सी है जी, जो उसे पे करनी है। लेसर के लिए कौन सी है, जो लेसी गारंटी करे, उसे कोई पार्टी रिलेटेड टू लेसी गारंटी करे, या कोई भी थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर हो वो गारंटी कर दे। ये सारी क्या है जी, GRV। एक एक करके वो उठाता है और पेपर का हिस्सा बना देता है।
एक एक करता है वो पेपर का हिस्सा बना देता है और हम परेशान होते रहते हैं कि ये क्या चीज़ आ गई है, हालांकि बूथे के ऊपर लिखा हुआ है, डेफिनेशन के बूथे के ऊपर, फेस के ऊपर, और यहीं पे सारा कुछ कहानी है। अब यही कहानी डिस्कस की है ना एग्जाम्पल के जरिए, और वही चीज़ क्या है, स्टैंडर्ड की डेफिनेशंस के अंदर मौजूद है। लीज पेमेंट की डेफिनेशन में नीचे 2 पारा लेसी के लिए क्या है और लेसी के लिए क्या है, आपने काइंडली लिखना नहीं है स्टैंडर्ड पे, हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं, शायद कर सकते हैं ना। कोई मैसेज भी आया शायद, पता नहीं क्या आया है, वो जिस चीज़ का है वो उसको इंटरप्रेट गलत कर रहा है। अच्छा ठीक है, इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं, वो स्क्रिप्लिंग वगैरह और इस तरीके की कोई कहानी है कि आपने लिखना, आपने कोई चेपियां लगा के उसके ऊपर नहीं लिखा होना, वो ये है, ठीक है, उसके ऊपर चेपियां लगा के ना लिखा हो, आपने उसके ऊपर छोटे छोटे से नोट्स ना बनाने की कोशिश की हो, या स्टिकी नोट के ऊपर सारा या स्टिकी नोट के ऊपर ही छोटे छोटे से नोट्स नहीं बनाए हो। बच्चे ऐसी हरकतें कर लेते होंगे ना, उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। बरबला मैं ऐसे ही गंद मचा के लेकर जाता था स्टैंडर्ड्स, बस ये नहीं लिखे होते थे, लिखे नहीं होते थे, ये चीजें नहीं लिखी होती थी, ये इसी तरीके से रंग बिरंगे होते थे। पुरानी आदत है, जो सा पेज नहीं पढ़ा नजर आता था ऐ नहीं पढ़िया, ठीक। और मुझे चीजें ढूंढने में मसला पेपर में नहीं आता था, यहां तक पता चल जाता था कौन से स्टैंडर्ड से है, ये तो सबको पता चलता है। फिर यहां तक पता चल जाता था कि एग्जाम्पल्स कौन सी से है, वो 8-10 एग्जाम्पल्स होती हैं, उनमें से निकाल के ऐसे करके एक देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, मैच कर गई एक। कई दफा ऐसा पेपर होता है एग्जाम्पल से मैच करके पेपर आता है, आपका IFRS 15 का पेपर आता ही मैच करके है तकरीबन, रेप्लिका ऑफ द एग्जाम्पल्स, क्या रेप्लिका ऑफ द एग्जाम्पल्स। को इक्का दुक्का अटेम्प्ट होगी जिसमें रेप्लिका नहीं होगा एग्जाम्पल का, अदरवाइज रेप्लिका ऑफ द एग्जाम्पल्स ही अभी तक आते चले जा रहे हैं। अभी मैच्योर हुआ ही नहीं है टॉपिक, जब मैच्योर हो जाएगा फुली तब कोई उसमें मस्तियां ढूंढनी है उसके अंदर से, वो भी कहां से ढूंढ रहा है, स्टैंडर्ड में से ही ढूंढ रहा है ना, अभी भी कहां से ढूंढ रहा है, GRV UGRV पहले इस तरह की नहीं डिफाइन हुई थी, इस तरह से नहीं आ रही थी जैसी अब आ रही हैं, कहां से ढूंढ रहा है, स्टैंडर्ड में से निकाल रहा है। पहले बिल्कुल सादा सा काम दे देता था, अब जरा सा मुश्किल काम करके दे देता है, इसमें से ये वाला ऐसा निकाला, चलो दे दिया, बच्चे फिर से परेशान कि इसके अंदर तो थर्ड पार्टी की कहानी कोई है ही नहीं, ये थर्ड पार्टी का क्या काम करें, क्या ना काम करें। चलें जी, ये वाली कहानी मैंने डिस्कस कर दी। अब आते हैं वापस दुनिया में, वापस UGRV की कहानी जो बच्चों को मुश्किल लगती है वो हो गई ख़त्म। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ व्हाट, स्प्रिंग 23, क्वेश्चन नंबर 7, गोल्ड लिमिटेड मैन्युफैक्चर डीलर का क्वेश्चन है। Gold Limited is a dealer of a specialized engine. GL acquire each engine from a manufacturer at a cost of 58 million. Cost क्या जी उसकी 58 million and sell it for a 71 million on cash. Cash पे कितने का बेचता है 71 million का. The estimated economic life of a engine is 5 year. लाइफ कितनी है जी 5 साल. On 1st January buys Lee Limited leased an engine from GL. ली लिमिटेड क्या हो गई लेसी, GL क्या हो गया लेसर। ऑन 4 year लीज टर्म, लाइफ कितनी 5 साल, लाइफ कितनी 5 साल, 4 साल लीज टर्म, फाइनेंस लीज हो गई, यहीं से पता चल गया। द फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 60 million वाज पेड ऑन 1st January एडवांस and shall subsequently annual installment are payable on 1st January advance subject to increase of 2 million in each year. वो कहानी नहीं रही अब, अब एक जैसी एनुटी वाली कहानी नहीं रही, एक जैसी इंस्टॉलमेंट नहीं है, इंस्टॉलमेंट फर्क आ रही है, हर साल 2-2 मिलियन क्या कर देना है बढ़ा देना है। LL incurred initial direct cost of 4 million. LL कौन है जी
लेसी ने 4 मिलियन की क्या की है, आईडीसी इनकर किया है। इसने क्या करना होता है, आईडीसी को राइट ऑफ यूज के एसेट का पार्ट बनाना होता है। ओके, आउट ऑफ विच जीएल रीइंबर्स्ड 1.5 मिलियन। मतलब उसने अब इसका मतलब है लेसर ने खर्चा कितना किया 1.5 और लेसी का नेट खर्चा कितना हुआ, 4 में से 1.5 निकाल के 2.5 का, बस घुमाया है उसने। क्या किया है, जस्ट घुमाया है। अब मैं 4 मिलियन लूं, 1.5 मिलियन लूं, कब क्या लूं, हालांकि 4 मिलियन में से 1.5 मिलियन तो वापस मिल गया, खर्चा कितना हुआ 2.5 मिलियन। इन टोटलिटी 4 हुआ, इन टोटलिटी 2.5 और 1.5 का। GL estimate, GL कौन, लेसर, estimate the residual value of the engine at the end of lease term to be 5 million। GL ने कहा है 5 मिलियन इसकी क्या बनती है, रेजिडुअल वैल्यू। However, LL has guaranteed an additional amount of 3 मिलियन। असल में कितना हो गया, 8 मिलियन हो गया। असल में कितना हुआ, 8 मिलियन। लेसी को कितने पे करने पड़ेंगे, 3। लेसर के लिए क्या होगा, 3 + 5। 3 किससे, लेसी से आएगा, 5 बाहर की दुनिया से आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, मार्केट रेट ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शन इज 15% पर एनम। मार्केट रेट की कहानी आ गई दरम्यान दे विच। अच्छा, as an incentive to LL for entering into the lease, GL has incorporated an implicit rate of 10% per annum which is known to the LL। कहानी चेंज हो जाती है नॉन और नॉन के ऊपर भी। नॉट नॉन होगा तो फिर से वंस अगेन कैलकुलेशंस करते रहो, अपनी कैलकुलेशंस बनाओ, ठीक। नॉन टू द LL, LL is also obliged to incur decommissioning cost of 9 million। लो जी, ये कहानी पहले एज सच टेस्टेड नहीं थी, डीकमिशनिंग वाली एज सच टेस्टेड नहीं थी, नहीं लेकर आता होता था। एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, डिस्काउंट रेट ऑफ 12% पर एनम मे बी अज्यूम्ड वेयर एवर रिक्वायर्ड बाय बट नॉट गिवन। Required in accordance with IFRS, prepare journal entries in the books of lessor for the year ended 31 दिसंबर 22। 1 साल की जस्ट एंट्रीज मांगी हैं, क्या की है, 1 साल की एंट्रीज मांगी है। कितने मार्क्स की, 7 मार्क्स। मोजे रटा 3 एंट्रीज होंगी, 3 या 4। हाँ, अब सही बात, एक मैन्युफैक्चरर वाली है, वो बड़ी सी एंट्री, या 2 एंट्री बना के कर लो, या 1 एंट्री बना के कर लो, डिपेंड करता है। मैंने कहा डिपेंड करता है, मार्केट में UGRV है या नहीं है, क्या हिसाब किताब है। और प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम LL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 22 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन दैट डेट। कहता है लेसी का भी काम करो और लेसर का भी काम करो। लेसी का क्या काम करना है, एक्सट्रैक्ट्स। लेसर का क्या करना है, जर्नल एंट्रीज। अब हमें क्या करना चाहिए, वर्किंग दोनों की करनी पड़ेगी, हर एक की अलहदा अलहदा। आप ऐसे दिमाग को लेकर चलें कि एक सवाल है लेसर का, पहले दिमाग लेकर चले कि ये वाला सवाल सिर्फ किसका है, लेसर का। फिर अपना दिमाग शिफ्ट कर दें, साइड पे कर दें कि लेसर तो हो गया साइड पर। फिर दिमाग लेकर चलें, पूरा क्वेश्चन किसके मुताबिक करें, लेसी के मुताबिक। जहां पर अटकें वहां पर क्या करना है, स्टैंडर्ड ओपन करना है। मसलन रेट के ऊपर अटकते हैं, रेट के ऊपर अटकते हैं, आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड ओपन करके देखना है जनाब 2 रेट क्वेश्चन में मिल रहे हैं, एक मार्केट रेट, एक इम्प्लिसिट रेट इन द लीज। पहले कौन सा काम कर रहे हैं, लेसर का। क्या कर रहे हैं, लेसर का। अगर लेसर का काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इम्प्लिसिट रेट लेंगे और सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए मार्केट रेट। हाय, क्यों बोला, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो तो इम्प्लिसिट रेट पे रिकॉर्ड होगी, लेकिन जो सेल्स है वो
वो होगी मार्केट रेट पे रिकॉर्ड, उसकी लीज पेमेंट जो होगी मार्केट रेट। चलो अब स्टैंडर्ड खोलते हैं। कन्फ्यूजन हो गई ना, दरमियान में क्या हो गई, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई ना यार, अब क्या करना है, तो कहाँ से कंफर्म करना है, स्टैंडर्ड ओपन कर देंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ पर, मैन्युफैक्चरर डीलर वाले एरिया में। पेपर में कंफ्यूजन के साथ काम कर रहे होंगे, कोई ना कोई क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। उससे बहुत बेहतर चीज़ क्या है, मैन्युफैक्चरर डीलर वाले एरिया में चले जाओ। क्या हेडिंग नज़र आएगी, मैन्युफैक्चरर और डीलर, क्या लिखा हुआ है, एट कमेंसमेंट डेट मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर शैल रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग फॉर ईच ऑफ इट्स फाइनेंस लीज, एक रेवेन्यू एक कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग प्रॉफिट और लॉस, दोनों का डिफरेंस देंगे, जीपी आ जाएगा, बीइंग द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ सेल इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी ऑफ द आउटराइट सेल्स। आउटराइट कहते हैं कैश के ऊपर सेल्स, टू विच IFRS अप्लाइज। दरमियान में IFRS 15 भी कूद पड़ेगा, आ सकता है। अ मैन्युफैक्चरर और डीलर शैल रिकॉग्नाइज सेलिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन अ फाइनेंस लीज एट दी कमेंसमेंट डेट, फौरी तौर पर कमेंसमेंट डेट पे लिख लेगा, regardless of whether the lessor transferred the underlying asset as described in paragraph 15। करता है या नहीं करता। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। पैरा 73, मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर समटाइम्स कोट आर्टिफिशियली लो रेट ऑफ द इंटरेस्ट 10% in order to attract the customer. The use of such a rate would result in a lesser recognizing an excessive portion of the total income from the transaction at the commencement date. इस तरीके से क्या होगा, वो commencement date पे ज्यादा प्रॉफिट लिख जाएगा। ठीक, रीजन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कम रेट होगा तो हाई कम आएगी कि ज़्यादा आएगी, जो भी आएगी डिफरेंस ज़्यादा आएगा। इफ आर्टिफिशियली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कोटेड अ मैन्युफैक्चरर डीलर शैल रेस्ट्रिक्ट सेलिंग प्रॉफिट टू दैट विच वुड अप्लाई इफ आ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर चार्ज्ड। कौन सा रेट लेना हुआ, मार्केट रेट। पहले वर्किंग कौन सी करनी हुई, मार्केट रेट के मुताबिक। चलें करते हैं मार्केट रेट के मुताबिक वर्किंग। आप कंफर्म हो चुके हैं कि मार्केट रेट लेना है। जनाब सबसे पहले क्या करेंगे, टाइमलाइन बनाएंगे। कितने साल की लीज है, 4 साल की। 0 1 2 3 4। पहली इंस्टॉलमेंट कितने पे जानी है, 16, दूसरी 18, तीसरी चौथी 22। डन। और क्या होना है जी, और लेसर के पास और क्या क्या कुछ आना है, लेसर के पास आना है GRV आनी कितनी, 3 आनी है 3 लेसी से आने पर 5 और 5 आनी है आउटसाइड से। आउटसाइड से। मींस एंड ऑफ 4 साल के ऊपर आएगी, टोटल 8, 3 जमा 5, यही आना है ना। अच्छा, और क्या काम है जी, 3 मिलियन एट द एंड ऑफ लीज, 5 मिलियन, 15% रेट मार्केट रेट लेंगे और यहां से क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट बना देंगे। चुप करके 16 तो प्रेजेंट टाइम पर मौजूद है, 18 1.15 रेज टू पावर -1, 20 1.15 रेज टू पावर -2, 22 इंटू 1.15 रेज टू पावर -3, 8 इंटू 1.15 रेज टू पावर -4। प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। टाइमलाइन बनाई तो फिर तो पीछे कुछ भी नहीं रह गया।
फार्मूला डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस GRV प्लस UGRV 65.81 क्या आ गया बेटा जी? 65.81 आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV मीन्स नेट इन्वेस्टमेंट आ गई क्या लें जी? ठीक है जी, ऐसे ही बोलेंगे। अब स्टैंडर्ड पे मैं फिर से भागा हुआ जाऊंगा कि मुझे जर्नल एंट्री लिखनी है। क्या लिखनी है? जर्नल एंट्री लिखनी है। रेवेन्यू बीइंग फेयर वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट और इफ लोअर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एक्रूइंग टू दी लेसर, एक्रू टू द लेसर तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट ओवरऑल है। ठीक है, अगर मैं 8 से कम 3 पे भी चला जाऊंगा तो फिर क्या होगा? असल में तो गारंटी किसने की है? 8 मिलियन की गारंटी की है, GRV है, UGRV नहीं है। ये मैंने गलती से लिख दिया ना, ये UGRV है ही नहीं, ये सारी की सारी GRV है विद रिस्पेक्ट टू लेसर। किधर गया? इट्स अ GRV, UGRV तो है ही नहीं, 0 8 बाकी का रेंटल। लेसर के लिए ये GRV है, लेसी ने गारंटी किया हुआ है। 5 मिलियन उसको बाहर से मिल जाना था, उसने कहा एडिशनल 3 मिलियन मैं तुम्हें गारंटी करता हूं 8 की। डायरेक्टली उसने 8 नहीं बताया, उसने इन एडिशन बोल दिया। डन है जी? तो इन एडिशन की मतलब लेसर को गारंटी हुई 8 मिलियन की बाय द थर्ड पार्टी, बाय द लेसी। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट ही हुई, UGRV तो है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो एक चीज करनी है लीज रिसीवेबल, एक लिखनी है उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक लिखनी है उसने सेल, एक लिखनी है उसने इन्वेंट्री लिखनी है, क्योंकि ये क्या है? मैन्युफैक्चरर और डीलर है और वो बेच रहा है। यहां पर तो आएगी कॉस्ट, वो क्या है? 58 थी ना ऊपर। अब रट्टा नहीं, अब रट्टा नहीं, अब किस पर जाना है? हमने फार्मूले पूरे करने हैं, स्टैंडर्ड से देख के फार्मूला पूरा करना है सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स का, और फिर बैलेंसिंग निकाल देंगे लीज रिसीवेबल की। स्टैंडर्ड कह रहा है कि जनाब रेवेन्यू में एक फेयर वैल्यू देखनी है, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे ना मार्क्स कट सकेंगे। पुराने ज़माने की कहानियां नहीं रही अब जदीद दौर का जदीद तकाज़े हैं। फेयर वैल्यू है अंडरलाइंग एसेट की या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट विच एवर इज लोअर, इसके ऊपर सेल लिखी जानी है। एक फेयर वैल्यू आएगी, एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, इन दोनों में से लोअर देखना है आपको। फेयर वैल्यू है 71 की, जितने में हम बेचते हैं, जिसकी क्या है? फेयर वैल्यू। और एक आपने निकाला 65.81, तो 65.81 इज दी लोअर वन। जी अस्सलाम वालेकुम, बाद में बात करता हूँ अगर जल्दी नहीं है तो। डन? स्टैंडर्ड से देख के मैंने लिखा है एंड विदाउट एनी कंफ्यूजन लिखा है कि मैंने कहां पे क्या क्या चीज यूज करनी थी, और मुझे टेंशन भी नहीं है, मुझे इसको याद रखने की भी टेंशन नहीं है। यार क्वेश्चन आएगा तो खोल के लिख लूंगा, नहीं आएगा तो भाड़ में क्या। समझ लग रही है? एक सर के ऊपर बोझ होता है कि ये भी याद करना है वो भी याद करना है, तो जस्ट रखो क्या, कॉन्सेप्ट फोकस रखो, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। चीज देख के लिखेंगे कहां पर क्या क्या कुछ आना है, और देख के ये सुकून से करेंगे कि भाई रेट कौन सा लेना है, मार्केट रेट लेना है। कंफर्म किया हमने, और कंफर्म करने में अगर पहले से पढ़ा हुआ है कोई कास्ट टाइम नहीं लगना। कंफर्म किया। 71 कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में उसने कहा हुआ है, क्या चीज स्टैंडर्ड में कहा हुआ है
स्टैंडर्ड हाजिर हो, और मुझे स्टैंडर्ड में हाजिर होने के लिए क्या करना पड़ रहा है, दूसरी विंडो में जाना पड़ रहा है। आपको तो जाना भी नहीं पड़ना, सामने एक साइड पे स्टैंडर्ड खुला पड़ा है, सामने पेपर पड़ा हुआ है, सामने आपका सोल्यूशन है, टेबल भी सारा कुछ पड़ा हुआ है, और ये वाला पेज सामने खुला हुआ है। ये वाला प्रॉब्लम भी नहीं आना, ये वाला टाइम कंज्यूम भी नहीं होना जो मुझे हो रहा है कि मैं दूसरी विंडो में जाके ओपन कर रहा हूं, सामने पड़ा हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या लिखो, बीइंग दी कॉस्ट, और गलती से अगर ये कभी आ गई तो भी डील हो जाएगी। बीइंग दी कॉस्ट ऑफ द अंडरलाइंग एसेट लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी, और जिस क्वेश्चन के अंदर यूजीआरवी आ जाएगी वो भी डील हो जाएगी। इस क्वेश्चन में बन नहीं रही, जीरो जा रही है। बीइंग दी कॉस्ट 58 माइनस 0 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी 58, तो कहानी खत्म होगी। लीज रिसीवेबल क्या आना है 65.81, एंट्री पूरी हो गई जी बेटा। हम लीज रिसीवेबल ना आपने पहले यहाँ से शुरू किया, कहाँ से, नीचे से सेल की वैल्यू रिकॉर्ड की है, और उसके बाद बैलेंस शीट पेपर आप लीज रिसीवेबल, सर के बाद नेट इन्वेस्टमेंट निकलवाते हैं, उसमें जो हम प्रेजेंट वैल्यू ले रहे होते हैं वो इम्प्लीसिट रेट पे ले जाते हैं। बेटा मैंने क्या किया है, स्टैंडर्ड खोला है, मैंने क्या किया है, स्टैंडर्ड खोला है। जो आपने क्वेश्चंस किए हुए ना, आपने ज़्यादा वो क्वेश्चन किए हैं जिनमें मार्केट रेट है ही नहीं। उस क्वेश्चन में है ही क्या, इम्प्लिसिट रेट ही है। जब है ही एक ही रेट तो कहानी क्या हुई, ये वाली कहानी तो शुरू ही ऑटम 21 से हुई है। उससे पहले तो उसने कुछ किया ही नहीं था। उससे पहले के क्वेश्चंस उठा के जितने मर्जी देख लो, वहां पे तो दो रेट आ ही नहीं रहे, क्योंकि पिछले 2 सालों के 3 साल के अंदर 2-2.5 साल के अंदर कितनी दफा मैन्युफैक्चरर डीलर टेस्ट हो गया होगा, 2-3 दफा। तो इसका मतलब है आपके पास 2-3 क्वेश्चन ही होंगे जिनके अंदर ये कहानी आ रही होगी, जिसमें मार्केट रेट टेस्ट होना है, जिसके अंदर मार्केट रेट लगना है। मैंने तो कोई और क्वेश्चन नहीं निकाला, सोल्यूशन दिखा सकता हूं जनाब। तो मैंने तो आपको तरीका बताया बेटा, कहां पर जाना है, स्टैंडर्ड खोलना है, कंफर्म करना है कि लिखना कौन सा है। मैं अभी दूसरे के ऊपर जाऊंगा, वहां पर भी कंफर्म करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह कि जनाब ये जगह है कंफर्म करने की, यहां पर कौन सा लगना है, वहां पर कौन सा लगना है, लॉजिक बता दूंगा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता है इस एंड वाले दहाने पर, ठीक है ना। तो चीज क्या है, जमाना चेंज हो गया है। एग्जामिनर एक बात याद रखें, एग्जामिनर ने अपनी बुक में अगर पैराज दिए हैं ना और एग्जाम्पल्स दिए हैं तो उसने टेस्ट करनी है। हम लोग एग्जामिनर की बुक के एक भी क्वेश्चन नहीं परफॉर्म करते हैं। आप करें तो सही उठा के, उसके छोटे छोटे से सवाल करें, उनके अंदर ये चीजें बातें कही हुई हैं। तो मेन सोर्स के अंदर अगर मौजूद है ना चीज, तो चाहे वसीम अकरम की बुक हो, चाहे ABCDEF की बुक हो, मैं ये कहूंगा सबसे पहली चीज क्या है, स्टडी टेक्स्ट एंड स्टैंडर्ड। मेरी बुक भी बाद में। खुलासा बात है कि मेरी आदत है कि मैं ICAP की सारी एग्जांपल्स अपनी बुक में रखता हूं, चाहे R1 हो, चाहे CMA हो, चाहे कोई भी बुक हो, क्योंकि मेरा एक मानना है कि सबसे पहली चीज क्या है, स्टडी टेक्स्ट है। स्टडी टेक्स्ट को फॉलो करना ही करना है एग्जामिनर ने, और स्टूडेंट के भले के लिए कि उसको उधर भी ऑनलाइन सारी बुक उठा के ना देखना पड़े। मेरी आदत है जो सादे क्वेश्चन होते हैं ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो ICAP की स्टडी टेक्स्ट होते हैं, जिसको फॉलो करना है एग्जामिनर ने। मुसीबत है उसको फॉलो करना, और यही काम हो रहा है। ये वाली बुक 2021 में आई है, उसके बाद चेंज नहीं हुई। R2 की बुक चेंज करेगा, क्या करेगा, 2-3 अटेम्प्ट्स उठाएगा और मजीद एडअप कर देगा, या उसका अगर मूड हुआ कि मजीद उसने कोई पैराज एडअप करने, लेकिन एटलीस्ट एट बॉटम डेकरम एग्जामिनर के जो पैराज उसने दिए हैं वो तो होने ही होने।
और ये स्टडी टेक्स्ट में चीज़ मौजूद है। इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग दैट वी डू नॉट फॉलो दैट बुक। जिस मर्जी टीचर से पढ़ें, जो सी मर्जी किताब उनकी हो, उसके अलावा रिक्वेस्ट है स्टडी टेक्स्ट लाजमी देख लो। मैं आपको एक चीज पुरानी मिसाल देता हूं। मैं पढ़ता था जब टेक्स्ट की मिसाल, उस जमाने में बुक कोई फाइनल बुक नहीं होती थी। उस जमाने में टीचर्स की ही अपनी बुक या कॉलेजेस की बुक्स होती थी और हमें कोर्स आउटलाइन मिला होता था। कोर्स आउटलाइन अभी मौजूद है, लेकिन उसके साथ पैरेलल अब आपकी बुक भी है, लेकिन उसके पैरेलल बुक कोई नहीं थी। 1 2 3 फॉरेन ऑथर की बुक्स रिकमेंडेड होती थी, 1 2 कोई और बुक्स रिकमेंडेड होती थी। अब कोर्स आउटलाइन में एक पैराग्राफ मौजूद था टेक्स्ट का, ठीक, और बहुत मशहूर बुक थी एक, उसके अंदर वो पैराग्राफ नहीं दिया हुआ था। चलती हुई बुक थी टेक्स्ट की, एक रिनाउंड टीचर की बुक थी, वो चलती थी। मैंने भी वो ली, लेकिन मैंने कोर्स आउटलाइन सामने रखी, मुझे वो पैरा बुक के अंदर नज़र नहीं आया। मैं क्या करता था, मैं सारी चीज़ें टिक करता था, कोर्स आउटलाइंस फॉर्म में मैं मौजूद था, वो पैरा मुझे नज़र नहीं आया। मैं गया, टेक्स्ट का बेयर एक्ट उठाया, मैंने उसको खोला, वो वाला पैरा कॉपी करवाया, अपने पास बुक में रख लिया। सेल्फ स्टडी करता था मैं, मीन्स मैंने किसी से पढ़ा नहीं था। कुछ चीज़ें नहीं समझ लगी, सीनियर से पूछ लिया हल्का सा, उसने हल्का सा गाइड कर दिया, बाकी खुद ही। ठीक, अब मैंने वो पैरा कर लिया, पढ़ भी लिया, सारा कुछ कर लिया। पेपर में 7-8 मार्क्स का वो पैरा आया हुआ था। क्या हुआ था, मैंने लिख लिया, पेपर भी कर दिया, पास भी हो गया। जिन्होंने क्लासेस ली हुई थी उन्होंने पैरा नहीं देखा हुआ था, नहीं लिखा, उनमें से चंद बच्चे फेल भी हुए। एक बच्चे ने आके मुझसे कहा, लाइब्रेरी में हम पढ़ते होते थे इकट्ठे, कि यार तू पास हो गया, मैं रह गया हूं। मैं कहा ये वाला पैरा आया हुआ था, कहा ये पता नहीं कहां से आ गया। मैं कहा बुक में कोर्स में लिखा हुआ था। तो बताने की बात ये है जनाब, आपकी कोर्स में स्टडी टेक्स्ट है, जिससे मर्जी पढ़ें। ये एक सीनियर के तहत, एक टीचर की रिक्वेस्ट के तहत हर एक ने अपनी अपनी बुक से ही पढ़ाना है। आप उस चीज को नहीं वो कर सकते। आपका वो मेथड जो स्टडी टेक्स्ट में है वो मैच भी नहीं करना, ठीक, क्योंकि स्टडी टेक्स्ट ने अपने हिसाब से किया हुआ है, टीचर ने अपने हिसाब से करवाना है। ठीक, हमने टी काउंट से करवाना है, स्टडी टेक्स्ट में स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है। सो इट्स अ बिट डिफिकल्ट कि मैच करना, क्योंकि जनरल एंट्री के जरिए काम करना सबसे आसान। तो ऑब्वियसली मजबूरी भी है अपनी बुक बनाना एक हिसाब से। ठीक, तो ये हो गई, या किसी चीज को आसान करना मजबूरी है, तो वो चीज तो हो गई। अब आपने फॉलो तो वो करना ही है, तो काइंडली साथ एक चीज जरूर फॉलो कर लिया करें। आपने आगे भी पढ़ना है, जिससे मर्जी पढ़ रहे हो, एक चीज लाजमी फॉलो कर लिया करें, स्टडी टेक्स्ट। उसकी एग्जांपल्स करो नहीं, पढ़ लो बस। एटलीस्ट रीडिंग होनी चाहिए। आप लोगों ने और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आगे सीए फाइनल पे भी जाना है, हर जगह पे जाना है, कैफ के भी अभी पेपर रहते हैं, तो ये रूल फॉलो कर लें अपना। पेपर आपने देने हैं, मैंने नहीं देने, समझ लग गई होगी, ठीक है। तो हम लोग बाज़ औक़ात मार खा लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, मार खाते हैं, किस वजह से, फॉलो नहीं हुई चीज़, सारी चीज़ें नहीं दी हुई बुक के अंदर। तो सारी चीज़ें बुक के अंदर होंगी तो मसला ही कोई नहीं है, वो बुक फॉलो कर लो। लेकिन अगर चीज़ें मौजूद नहीं है, आपको नज़र आ रहा है कि यार स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल्स नहीं है, तो सारी करो। मैंने अभी जो करवाई है आपको स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल करवाई है, जीआरवी की, कोई और नहीं करवाई, समझाई है सर स्टडी टेक्स्ट में से उठा के करवाई है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको स्टैंडर्ड दिखाया, स्टैंडर्ड देख के सवाल हो गया, आंसर मैच कर गया,
दो एंट्री इसके जरिए हो, लीज रिसीवेबल डेबिट सेल्स। मैंने कहा था यूजीआरवी नहीं होगा तो ये दोनों अलग-अलग भी हो सकती हैं, यूजीआरवी होगा तो दोनों अलग-अलग भी नहीं हो सकती, इकट्ठी करनी पड़नी है, क्योंकि यहां से यूजीआरवी निकलना है, यहां पे यूजीआरवी ऐड होना है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा आपको। ये दोनों आपस में मैच नहीं होंगे, जो आप मैच हो रहे हैं ये दोनों आपस में मैच नहीं होंगे, तो ये दोनों इकट्ठी करनी पड़ेंगी, लिहाजा हम इकट्ठी कर देते हैं। पहली एंट्री हो गई जी, अगली एंट्री क्या करनी है, अगली एंट्री अब आप क्या करें, क्या एडवांस में पेमेंट हुई है वो तो सीधी सी निकल जाएगी। क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट कितने से, 16 से, ये गई, दूसरी एंट्री भी गई, और जी इंटरेस्ट की कैसे एंट्री पास होगी। अब आप कह रहे थे जनाब अब आप एक और शेड्यूल बनाएंगे 10% के ऊपर, बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्यों भला, क्योंकि आपकी पहली रिकॉर्डिंग किसके ऊपर है, मार्केट रेट पे है, तो इसके अंदर जब कहानी खत्म करनी है तो मार्केट रेट के ऊपर ही करेंगे तो खत्म होगी, नहीं तो कहानी खत्म ही नहीं होनी, लॉजिकली कहानी खत्म नहीं होनी। अब चाहे शेड्यूल बना लो हल्का सा, चाहे शॉर्टकट लगा लो, आदत हमारी शेड्यूल बनाने की है, क्या एक सीधा सा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और शेड्यूल बनाने का दिल कर रहा है तो बना दो, क्योंकि देर नहीं लगनी आपको रफ काम करते हुए भी, नोट्स भी नहीं मांगे, कुछ भी नहीं मांगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो ऐसे रफ वर्किंग भी कर सकते हैं। मसलन आपने 65.81 आपने किया, इसमें से एक प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल 16 लेस किया, क्या वैल्यू आ गई 59.81, 59.81 आ गया ना, 65.81 में से 16 माइनस कर दें तो 49 है, 49 पॉइंट, ठीक है जी, 49.81, इसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, 7.37। ये बस नेक्स्ट का है, ये आपने वर्कआउट किया, रफ वर्कआउट किया, आपने एंट्री पास कर दी, क्या चीज़, और लीज रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से, 7.37। आप एक एंट्री भूल रहे हैं, मैं जानबूझ के किए जा रहा हूँ, एक एंट्री भूल रहे हैं आप, आईडीसी वाली। आईडीसी को क्या करना है, भूल गए, क्या करना है, परेशान, तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में से खोलो और देख लो जनाब आईडीसी की क्या कहानी थी, मैन्युफैक्चरर डीलर की, परेशानी है ही नहीं, स्टैंडर्ड पास हो कोई परेशानी नहीं, मैन्युफैक्चरर डीलर हैं, और दूर से बस जाना है, आईडीसी क्या होना है, एक्सपेंस में जाना है, पैरा उसी के नीचे है, आईडीसी एक्सपेंस में जाना है, मोटी मोटी सी हाईलाइटिंग है, एक्सपेंस में जाना है, चुप करके क्या करोगे, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट ऊपर जाके करोगे, पहली एंट्री के साथ यहाँ पे होगी ना, इस जगह पे होनी चाहिए, तो स्पेस में नहीं थी, मैंने यहाँ पे जाके कर दी है, आईडीसी एक्सपेंस या जो कोई भी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 1.5, ठीक, कहीं पे मिस हो जाए नीचे बॉटम पे जाके डेट सही वाली लिख दो, ठीक, स्पेस मौजूद है उस स्पेस में जाके कर दो, लेकिन डेट वाइज करनी है, ये साल के शुरू में होनी है, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 22 है, आई थिंक सो 22 है, 1 जनवरी 22, ये कब होनी है, 1 जनवरी 22, ये कब होनी है, 31 दिसंबर 22 को होनी है, लीज रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और ठीक है, औखा तो नहीं है, इजी था, कोई मुश्किल नहीं था, आसान चीज़ थी, 7 नंबर मुफ्त के थोड़ी सी देर में मिल गए, प्रोवाइडेड आप अपने आप को क्या करके चलें, सही वाली चीज़ लेकर चलें, और इंटरेस्ट रेट की दुनिया से निकल जाए कि कौन सा लेना है,
नॉर्मली इम्प्लिसिट होता है, इम्प्लिसिट नहीं है, मार्केट है, मैन्युफैक्चर डीलर के अंदर मार्केट रेट, जब आर्टिफिशियली लो रेट चार्ज किया होगा। अगली कहानी, अगर मार्केट रेट 15% है, मैंने 16% चार्ज किया होता, क्या करता? अगली कहानी अगली दफा ये आनी है, बेटा जी मैंने आर्टिफिशियली लो रेट चार्ज ही नहीं किया, तो मैं अब काम पे जाऊंगा भी नहीं, मैं 16% पे उठा दूंगा, काने फटे चक दूंगा। मार्केट रेट अब कहानी गई। मार्केट रेट कब यूज होना है? जब आर्टिफिशियली लो रेट चार्ज होना है। पैरा ने क्या कहा? आर्टिफिशियल लो रेट चार्ज होगा तो मार्केट रेट लोगे, नहीं तो पुरानी कहानी इम्प्लिसिट रेट ही जाएगा। ठीक है, दीज आर द टेक्निकलिटीज। इम्प्लिसिट रेट अगर 16% मैंने चार्ज कर दिया है, मैंने मार्केट रेट से ज़्यादा चार्ज कर दिया है, तो एग्रीमेंट हो गया। मैंने कोई इंड्यूस करने के लिए नहीं किया आर्टिफिशियली लो रेट चार्ज कि यार मेरे पास ही आ जाए। मैंने मार्केट रेट से भी ऊपर चला गया हूं, आओ मैं ही हूं मार्केट में, मेरी मार्केट है, तो आर्टिफिशियली लो रेट चार्ज होगा तो मार्केट रेट पे जाना है, नहीं तो नहीं जाना। पैरा तो ये कह रहा है, अभी वो ये वाली पैरा को करवा रहा है सीधे अंदाज से, फिर उसने क्या करना है? उल्टे अंदाज से घुमाना है। 15 मार्केट रेट दे देना है और इम्प्लिसिट रेट 16 दे देना है या 15.5 दे देना है। आओ खेलो, फिर आदत हो गई होगी मार्केट रेट की, फिर बच्चे जाएंगे मार्केट रेट पे 15% पे चढ़ाएंगे, जबकि 16% पे लगना होगा। समझ लग गई है जी? तो ये है पैरा पढ़ने की बरकत, अगर आप बरकत से फायदा उठा लें तो, और उसको इंटरप्रेट कर लिया करें, कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं होती है। अब आ जाएं जनाब, कौन सी कहानी है आपकी? किधर गया? ये कहानी आ गई। अगला ऐसा किसके चीज का जी? लस्सी। अब सारा दिमाग किसके ऊपर खर्च कर देना है आपने? लस्सी के ऊपर खर्च कर देना है, सारा दिमाग लस्सी की तरफ ले जाना है। लस्सी की कहानी के अंदर जब आप जाएंगे 0 1 2 3 4, अब क्या कहानी हो रही है? एडवांस पेमेंट 16 की कहानी, 16 18 20 22, यहां तक तो कोई मसला नहीं है। अब इसके लिए जीआरवी कौन सी है? जो इसने पे करनी है ओवर द अबव द मार्केट वैल्यू, जो उसको 5 हासिल होनी है। तो अब इसके लिए क्या है? 3 है। रेट नोन है 10%, रेट नोन है 10%, और अब वो लगेगा इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। रेंटल में वो चीज शामिल है, इसको कोई मसला नहीं है बाहर की दुनिया से। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज का फार्मूले की कहानी क्या है? आईडीसी भी उसमें रिकवर है, सारा कुछ है, ये है वो है फलाना है। क्या आईडीसी भी पे करेंगे? क्या आईडीसी भी पे कर रहा है? क्या वो रिकवर भी हो रहा होगा? दोबारा से तो नहीं कहानी है, लेकिन पेमेंट तो हो रही है ना। रेंटल के अंदर शामिल होगा। रेंटल क्या मौजूद है मेरे पास? और रेंटल मौजूद है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आप। रेंटल्स तो मौजूद है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आप। अच्छा जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स निकालें जी। रेट 10% लेके निकाल दें। सोलह जमा 18 इंटू 1.10 रेज टू पावर -1 प्लस 20 इंटू 1.1 रेज टू पावर -2 प्लस 22 इंटू 1.1 रेज टू पावर -3 प्लस 3 इंटू 1.1 रेज टू पावर -4, 67.47।
ये क्या चीज़ आ गई? लीज पेबल, लीज पेबल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। अच्छा, अब आपको सबसे पहला काम राइट ऑफ यूज एसेट बनाना है। क्या करना है? मेरा मशवरा ये है कि जब भी चाहे एक्सट्रैक्ट्स हैं चाहे नोट हो, जो मर्जी हो, जर्नल एंट्री के जरिए बनाया करें। क्या बनाया करें? जर्नल एंट्री के जरिए। गलती नहीं होगी फिर, अदरवाइज गलती होगी। राइट ऑफ यूज एसेट की जो जर्नल एंट्री है वो पैरा 24 में दी हुई है, मैंने आपको पढ़ा दी है, मैं अब दोबारा से नहीं निकाल रहा। राइट ऑफ यूज आप निकालेंगे बैलेंसिंग के तौर पर। कैश आएगा इसके अंदर अगर आपका कोई इंसेंटिव किसकी तरफ से आ रहा है? लेसर की तरफ से आ रहा है, लेसर इंसेंटिव आ रहा है। फिर आप कैश देंगे आईडीसी जो आपने पे की है। फिर आप डाउन पेमेंट अगर कोई आपने कर दी है वो भी ले लेंगे कैश के ज़रिए। और बैलेंसिंग जो आप ना लें, डाउन पेमेंट ना लें, आप लीज लायबिलिटी ले लें। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमीशनिंग ये आपने लेनी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमीशनिंग आपने लेनी है, यही लेनी थी ना। पैरा 24 यही बताता है, मैंने पढ़ा दिया हुआ है, इस वजह से डायरेक्टली जुबानी लिख दिया मैंने। लीज लायबिलिटी आपकी जो निकली है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 67.47 निकली है। डी कमीशनिंग आपको मालूम करनी है, कितनी डी कमीशनिंग दी हुई है जी? 9 मिलियन है, ऐसे ही है ना। और 12% डिस्काउंट रेट है। 9 मिलियन का कितने साल बाद होगी? 4 साल बाद। 9 इंटू 1.12 रेज टू पावर -4 5.72। आईडीसी का कैश में 4 पे कर रहा हूं और मुझे इंसेंटिव आ रहा है 1.5 का, जो वापस मिल रही है आईडीसी। लेसर की तरफ से इंसेंटिव ही हो गया ना, नेट ऑफ करके भी आईडीसी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने एंट्री पूरी करने के लिए और समझाने के लिए आपको लिख दिया कि भाई जी ये इंसेंटिव आ रहा है कैश में। ऐसे भी लिख सकते हैं और जो पे किया 4 माइनस डेट भी करके लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और बैलेंसिंग अमाउंट आप निकाल लेंगे राइट ऑफ यूज की 75.69। ले जी कहानी मुक गई है। मेरे पास एसेट आ गया, ये 1 जनवरी को है, 1 जनवरी 22 को, और मुझे एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। क्या करने हैं? एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। तो मेरा एक्सट्रैक्ट्स के अंदर अगर मैं भागा जाऊं तो पहले नंबर पर एसेट आएगा, एसेट के अंदर राइट ऑफ यूज़ एसेट आना है और वो आ चुका हुआ है कितने पर? 75.69। एक साथ मैं नीचे जाके सौकी के एक्सट्रैक्ट्स भी ओपन कर लूँगा, जाऊँगा और कहूँगा कि जनाब इसकी क्या होनी है? डेप्रीसिएशन होनी है। डेप्रीसिएशन यहीं पे मालूम करूँगा 75.69 डिवाइड बाय 4। 4 साल की लाइफ है ना। अब सोचना पड़ेगा वंस अगेन, परेशान हैरान परेशान, 4 साल लूँ 5 साल लूँ, क्या पर ट्रांसफ़र हो रहा है? क्या क्वेश्चन में GRV है? क्या इसका मतलब क्या हुआ कि फिर मुझे वापस करना पड़ेगा? परचेज ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यूजफुल लाइफ और लीज टर्म विच एवर इज लोअर। जुबानी तो मैंने बता दिया, आप यार टेंशन नहीं लेते होते। मैं टेंशन इस मामले में नहीं लेता, मैं तो स्टैंडर्ड के पैराज हाईलाइट करता हूं और मैं कहता हूं यार 1 आधा मिनट लगना है ढूंढने में। डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन, लीज लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन, 32 नंबर पैरा एंड सर्कल। कितना टाइम लगा? मुझे जुबानी याद नहीं था, मैं ऐसे ऐसे करके स्क्रॉल किया, हाईलाइट अच्छा हुआ बस।
एंड सर्कल हुआ है। क्या चीज थी? ट्रांसफर ओनरशिप होगी या परचेज ऑप्शन होगी, दोनों नहीं हो रहे। इसका मतलब है नीचे वाला चीज, अर्लियर ऑफ यूजफुल लाइफ एंड ऑफ लीज टर्म, शॉर्टर 4 साल ले लेंगे आप डेप्रीसिएशन, क्योंकि नहीं पता बेटा कि सिनेरियो कौन सा दे देना है उसने। ठीक, तो दिमाग लगा के सिनेरियो सोच लेना है और उस सिनेरियो को इंटरप्रेट करके कहानी खत्म कर देनी है, बजाय इसके कि मैं अपने दिमाग के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ रखूं। 3 सब्जेक्ट्स मैंने पेपर देने हैं। कितने पेपर देने हैं? 3 सब्जेक्ट्स मैंने पेपर देने हैं। अगर कहीं पे आसानी होती है, नॉलेज है यार, इतनी ये चीज़ है, भूल भी जाऊंगा ना तो लिख दूंगा, तो फिर दिमाग पे बोझ कम होगा कि नहीं होगा? तो मैं दूसरी जगह पर जहां पर रट्टे वाली प्योर चीजें हैं, मैं ओपन भी नहीं कर सकता, वो उसके ऊपर ज्यादा टाइम दे लूंगा कि नहीं दे लूंगा? टाइम दे लूंगा। और इधर से क्या करूंगा? अपना टाइम सेव करूंगा, अपना सर का बोझ क्या करूंगा? हल्का करूंगा। डेप्रीसिएशन आ जाएगी, जोन सी भी आएगी, इधर लिखी जाएगी और इधर से माइनस हो जाएगी, कहानी खत्म। कितनी आ गई जी? 18.92। तेरी मेहरबानी, वेख ली यार। 75.69। 4 पे डिवाइड करना है। साल के पहले दिन लिया ना हमने, या कोई बाद में कोई लेट हुआ है? ये भी हो सकता है कि जी अवेलेबल फॉर यूज लेट हुआ हो। नहीं, पहली जनवरी को और अवेलेबल फॉर यूज लेट हुआ हो बेटा जी। मैं वैसे तो देखना तो पड़ेगा ना भाई, दोबारा से क्वेश्चन पे जाके देखना पड़ेगा। कब महीने ना अवेलेबल फॉर यूज की कहानी भी तो आ सकती है ना बेटा, यहाँ पे डिले भी तो आ सकती है, इंस्टॉलेशन भी तो आ सकती है, 4 महीने आगे भी तो एक्सटेंड कर सकता है। ये भी तो कह सकते हैं इंस्टॉलेशन हुई है। तो बेटा चीजों को आपके माइंडसेट में लाने की कोशिश कर रहा हूं, ये भी चीज देखनी है दोबारा से क्वेश्चन में भाग के। क्वेश्चन सारा जुबानी याद नहीं हो जाना, कुछ कुछ फिगर्स जुबानी याद हुई हैं, 3 की 5 की जुबानी याद हो गई है, लेकिन क्वेश्चन में जाओ, जाकर दोबारा से देखो यार कि कहीं पे ऐसा तो नहीं है 1 जनवरी बायस लीज एंड इंजन द फर्स्ट एनुअल ये है 1 जनवरी इंक्रीज इतना हो गया। ये कहानी कहीं पे आपको कहानी नहीं मिली। इसका मतलब है 4 साल ही लीज टर्म थी, उसके ऊपर ही क्या हो जानी है? डेप्रीसिएशन डिवाइड हो जानी है। 75.69 डिवाइड बाय 4 18.92 माइनस 18.92 व्हाट्सोएवर द आंसर इज। छोड़ दो ना, निकालो, कैलकुलेटर पे टाइम से वेस्ट नहीं करना, आपको मार्क्स मिल चुके होंगे। क्या हुआ है? आपको मार्क्स फेस के ऊपर अगर ये चीज लिखी गई है ना, तो आपको इसके आगे टोटल लिखने के कोई मार्क्स नहीं है, ये मार्क्स मिल चुके होंगे। अगले काम करो, पेपर मुकम्मल हो जाए फिर टोटलिंग लगाने की तरफ जाओ। अगला काम क्या था? थोड़ा सा आपने क्या बनाना था? लीज लायबिलिटी की कहानी करनी थी। 75 नहीं कितना था? 67.47 ये लायबिलिटी थी। एक एंट्री करना, अच्छा एंट्री तो करनी नहीं हमने। अच्छा जी, बैलेंस 67.47, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेंटल। रेंटल पहला है 16 प्रिंसिपल, 16 लेस कर देंगे तो 51 आ जाएगा। 51 के ऊपर 10% लें, 5.15 आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना बनेगा? 10.85। तुम्हारी मेहरबानी, अगला रेंटल 18 है। अगला रेंटल क्या है? 18 है। 12.85। एडवांस की कहानी, एडवांस की कहानी। इसका मतलब क्या हुआ? साल मेरा यहीं पे एंड हो रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड कर देंगे, मेरा यहीं भी हो रहा है। क्या चीज़ का ऐड कर देंगे? वो इंटरेस्ट एक्सपेंस उसके अंदर
कौन से? हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड कर देंगे, 5.15। ये दोनों आ जाएंगे। पीनट अप्रोच भी कह सकते हैं इसे, एडवांस की पीनट अप्रोच। इन दोनों को ऐड कर देना है और क्या कर देना है, लीज लायबिलिटी में प्रेजेंट कर देना है। क्या कर देना है, लीज लायबिलिटी में प्रेजेंट कर देना है। और करंट लायबिलिटी में क्या करना है, नहीं, अब टोटल है ये लीज लायबिलिटी, ऐसे नहीं करना। करंट और नॉन करंट में बाइफरकेशन करनी है। मींस आपको रेंटल 18 करंट में लिखना है और टोटल में से माइनस करना है। ठीक है जी, बात समझ लगी है जी? एसेट में लीज रिसीवेबल आएगा और करंट एसेट में भी लीज रिसीवेबल आएगा। यहां पर आपका आ जाएगा 12.85 जमा 5.15 और यहां पर आ जाएगा 51.47 माइनस 12.85। ऐसे ही करते हैं ना, या किसी और तरीके से कर देते हैं। ये इंटरेस्ट एडअप कर दिया, ये प्रिंसिपल लिखा, प्रिंसिपल इधर से निकाल दिया टोटल में से, नॉन करंट एसेट में से। ओए लीज लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी में जाना है, एसेट तो है ही नहीं। क्या कर रहे हो भाई, बोला भी नहीं है तुम लोगों ने? हैं? NCL नॉन करंट लायबिलिटी में लीज लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के अंदर लीज लायबिलिटी का करंट पोर्शन। आपकी कहानी क्या हो चुकी है, मोर और लेस मुकम्मल हो चुकी हुई है। एक काम और रहता है, डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग की लायबिलिटी कितनी बुक की थी आपने? लीज लायबिलिटी की कहानी कर दी है, 5.72 की कहानी। ये 5.72 आ गया है, प्लस इसमें 5.72 के ऊपर इंटरेस्ट देना है। एक इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले भी आ चुका हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस एक पहले भी बुक किया है, वो भी लिखना था 5.15। ये लिखा आपने 5.15। एक इंटरेस्ट ये है, एक डीकमीशनिंग का इंटरेस्ट आएगा। वो बनेगा 5.72 इंटू 12%, 0.168, 0.68। लें जनाब, कहानी आपकी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और तो कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे आपने बुक कर रही हो। एक ये बुक कर रहे हैं, एक ये बुक कर रहे हैं, कैश तो निकल गया, कैश आ गया। राइट ऑफ यूज़ एसेट को आप पहले से कर चुके हुए हैं। डन हो गया बच्चों? ये टोटल ऐसे कितना होता है, 12.85 प्लस 5.15 जी 18 ही होता है। ये इन्होंने क्या किया हुआ है, 18 तो लिया हुआ है, आगे इन्होंने क्या किया है पता नहीं क्या किया हुआ है। अजीब सी कहानी की हुई है, कोई 3 महीने की कहानी की हुई है इन्होंने। शहजादे ने कोई 3 महीने की कहानी की हुई है। कोई और रेंटल का डेट तो नहीं फ़र्क है? नहीं, डेट साल की शुरू में देनी थी ना। फिर क्या मसला है? कुछ ज़्यादा काम है, कुछ ज़्यादा लगे है। हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। कितना बड़ा ब्लेंडर का किया है, कितना बड़ा ब्लेंडर किया है, अ ह्यूज ब्लेंडर इट इज। ये डेट नहीं पड़ी, यही ब्लेंडर लिखा होगा एग्जामिनर ने लाजमी तौर पर, एग्जामिनर कमेंट्स में, कि बच्चों को गौर से पढ़ने की आदत नहीं है।
बच्चों को गौर से पढ़ने की आदत नहीं है। क्या क्या चेंज आएगी गौर से अब बताएं। रेंटल तो उसी डेट्स के ऊपर हो रहे होंगे, पे होने हैं, ठीक। इट मीन्स नेक्स्ट ईयर में ये वाला रेंटल तो जाना ही जाना है। 5.15 के 2 हिस्से करेंगे, 5.15 ज़रब 9/12, 5.15 ज़रब 3/12। हमारा एक्सपेंस कितना बनेगा, ये वाला 0.39। ये हमें लिखना था। टॉप पर हमारी 2-3 गलतियां हुई होंगी, ये नहीं आना, 0.39 आना है, और ऊपर वाला तो सही, ये सही हो गया, 0.39 ही आना, 0.39 ही बनता है। डी कमीशनिंग भी गलत बनी, ज़रब 9/12, 0.51, ये एक्सपेंस डेबिट और 0.51 क्रेडिट। डेप्रीसिएशन किसकी भला है, हाँ डेप्रीसिएशन भी चेंज होगी, 9 महीने की होनी है, इंटू 9/12। अच्छा पेपर में गलती हो गई, पूरे साल की लिखी गई है, पता चल गया तो बस इंटू 9/12, यहाँ पर भी 9/12 और यहाँ पर भी 9/12, कहानी ख़त्म। छोड़ दो, कैलकुलेशन छोड़ दो, ये पता चल गया है कि डेट गलत लिखी गई है, तो बस इतना सा कहानी करोगे तो कहानी ख़त्म हो जाती है। जानो क्या जी, तो 9/12 की कहानी जो है ना वो ले दे गई है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, इसका मतलब है इसने बहुत कुछ सिखाया। एक बहुत बड़ी चीज सिखाई, 2 पार्ट्स हों, दोनों के ईयर एंड डिफरेंट हो सकते हैं, एक लेसी है एक लेसर है। एग्जामिनर कमेंट पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा, उसने यही लिखा होगा कि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, ईयर एंड 31 दिसंबर ही लेके क्वेश्चन क्यों किया है और उसने गौर ही नहीं किया। मज़ेदार था ना जी, चीज़ अच्छी थी, मज़ेदार थी, बस हमने टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया, लेकिन आई थिंक सो आपको ये फ्रूटफुल लगा होगा डिस्कशन के। इज़्ज़त माप कोई स्टैंडर्ड तो पढ़ लो थोड़ा जा, अभी भी वक्त है, अभी वक्त ख़त्म नहीं हुआ, अभी वक्त है। पेपर के अंदर नया सिनेरियो बनना है। क्या बनना है? नया सिनेरियो बनना है जिसका किसी को भी नहीं पता। हम लोग बाय मैक्सिमम एक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ज़्यादातर जो हिस्टोरिकली चीज़ टेस्ट हुई होती है। अब ये वाली कहानी भी उसने पहली दफ़ा की है, 9/12 वाली फर्स्ट टाइम ही की है, डेट चेंज करके दे दी है, नहीं तो पहले नॉर्मली डेट चेंज नहीं करता। डी कमीशनिंग उसने फर्स्ट टाइम टेस्ट की है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, शायद एक दफ़ा और की हो। ठीक, मार्केट रेट को पहले भी टेस्ट कर चुका हुआ है। एक चीज़ और कर चुका हुआ है, वो ये जो ऊपर थी कहानी, नॉन टू दी लेसी, इम्प्लिसिट रेट नॉन टू द लेसी, उसने कहा नॉट नॉन टू द लेसी, और फिर उसके अपने रेट्स के ऊपर जाना पड़ा कि मार्केट रेट कोई या कोई और डिस्काउंट रेट या इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट के ऊपर जाना पड़ा। फिर जाना था, जाके देखना था कि कौन सा रेट चार्ज होना है लेसी को, तो अगर अवेलेबल ना हो, नहीं पता हो, तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट चार्ज होना है। फिर वो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट उठा के लिखना था। तो ये चीज़ें हैं, चीज़ें काफ़ी बिखरी हुई होती हैं, बार बार एक तो या तो पढ़ने से याद होती हैं, और छुपी हुई चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, अभी भी टेस्ट नहीं हुई। किसी भी दिन वो लीज को लिंक करेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ। डिस्क्लोजर में जाएं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर का पड़ा हुआ है।
किसी भी दिन किसी भी नेक्स्ट ट्रेंड में उसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टेस्ट करनी है। राइट ऑफ यूज़ नहीं आएगा, क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएगी, उसकी फेयर वैल्यू के साथ ट्रीटमेंट देगा, डेप्रिसिएशन होगी नहीं, फेयर वैल्यू गेन लॉस आ रहा होगा, एंट्री वैसी ही बनेगी राइट ऑफ यूज एसेट जैसे। बस राइट ऑफ यूज नहीं बोलेंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिख देंगे। फाइनेंस लीज लस्सी के पर्सपेक्टिव में कौन सी ऑपरेटिंग फाइनेंस? लस्सी के लिए कौन सी ऑपरेटिंग फाइनेंस? ठीक, मैं राइट ऑफ यूज की बात कर रहा हूं, तो राइट ऑफ यूज के अंदर तो सिर्फ लस्सी है, वहां पर खेलेगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर खेलेगा, नो डेप्रिसिएशन, कोई कुछ नहीं, फेयर वैल्यू के ऊपर कहानी। इतनी सी ट्विस्ट करने की कहानी है। जिस दिन उसका दिल किया ना पिछला टॉपिक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टेस्ट करना है कंबाइंड विद, जब उसका दिल भर गया इन चीज़ों से, तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट ले आएगा। अभी तो नहीं आया, अभी तो नहीं आया, आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा, ज़्यादा देर नहीं है, मेरे ख्याल में ज़्यादा देर नहीं है। जिस लेवल के ऊपर वो जा चुका हुआ है स्टैंडर्ड को टेस्ट करने के लिए, ज़्यादा देर नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।